हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा की यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू के क्वेश्चंस। तो ये जो एमसीक्यूज हम कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी बच्चे पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं या देने की सोच रहे हैं, देखिए, तैयारी 4 दिन पहले 10 दिन पहले नहीं होती है। तैयारी के लिए पहले से लगना पड़ता है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग राइट कि भाई हमें इन फ्यूचर एग्ज़ाम देना है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, बट पीजीटी कॉमर्स का है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं अपने बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। और ख़ास तौर से जो आपके एमपी वर्ग 1 है और जो स्टेट है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक तरह से क्या कह सकते हैं, औषधि है ना। औषधि का काम बिल्कुल ये करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए ये हेल्पफुल रहने वाले हैं। एमसीक्यू को करने का अपना एक तरीका है ना। जब आप कोई भी एमसीक्यू करते हो, है ना, तो उस एमसीक्यू को करने से पहले आप ये चेक कर लो कि क्वेश्चन क्या दिया है, उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा और बाकी के 3 ऑप्शन क्यों नहीं होंगे। तो उससे क्या होगा कि उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं जनरली कि आपने क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, खत्म कहानी। क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, खत्म कहानी। क्वेश्चन विद आंसर नहीं जाना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके आंसर को समझना है कि उसका आंसर ये क्यों है। तब आपका वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, उससे रिलेटेबल कुछ एग्जाम में आता है, तो उसके सही होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है ना। तो इसलिए स्किप करके, बहुत ज्यादा तेजी से वीडियो को ना देख करके, कोई भी अगर एमसीक्यू पढ़ भी रहे हो बुक वगैरह में, तो उन एमसीक्यू को बड़े ध्यान से कीजिए। पहली चीज तो यह है। दूसरी बात यह है कि जितने भी बच्चे जो आज पहली बार आए हैं, तो मैं आपको, जैसे लास्ट में वीडियो का एंड होगा ना, तो आपको एक लिंक मतलब जनरेट हो जाएगा वहां पर। तो उसमें आपको ना एक प्लेलिस्ट दिखेगी। उस प्लेलिस्ट में ना मैंने काफी सारी एमसीक्यूज की जो सीरीज है वो डाली हुई है। आप उन्हें भी जरूर देखना, क्यों, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होंगी। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें हैं कि अगर आपने ये एमसीक्यूज कर लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपको कॉन्सेप्ट है या जो आपको सिलेबस है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही आराम से। क्लियर है? एक तो ये वाली बात है। क्लियर है ये वाली बात? तो आप एक बार इसकी तैयारी करके चले। बाकी जो भी लोग नए आए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। आज हम जो बात करेंगे, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में काफी सारा कुछ हम पहले भी कर चुके हैं, बट कुछ कुछ चीजें हैं जो और करनी मुझे लगता है जरूरी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, प्रबंधन लेखा किससे संबंधित है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद मात्रात्मक जानकारी, गुणात्मक जानकारी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या किस में डील करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, मतलब प्रबंध लेखा शास्त्र जो है, वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक, दोनों ही पहलुओं पर क्या करते हैं, काम करते हैं। इसका जो ऑप्शन जाएगा वो क्या चला जाएगा? सी। क्लियर है? नेक्स्ट, अपर्याप्त कार्यशील पूंजी मतलब इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नहीं हो सकता है? इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल में नॉट रिजल्ट इनटू विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलो? परिवर्तनों में निपुण होने में विफलता, फर्म के ऋण योग्यता में वृद्धि, व्यापार और नगद छूट की कम उपलब्धता, या बिक्री की मात्रा में कमी। बताइए। इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल में नॉट रिजल्ट इनटू विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग? अगर इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होगा तो उसका क्या परिणाम नहीं हो सकता है? भाई, फेलियर टू अडेप्ट द चेंजेस, बात तो सही है, ये तो उसका परिणाम होगा, ये तो हो सकता है। एनहेंसमेंट इन क्रेडिट वर्थिनेस, फर्म को ऋण लेने की जो योग्यता है, मतलब फर्म ज्यादा लोन रेज कर पाएगी, इसको डाउट में डाल रहे हैं। भाई, इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल से क्रेडिट वर्थीनेस का इंक्रीज हो जाना कहीं रिलेटेबल मुझे लग नहीं रहा है, बाकी देख लेंगे।
रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। हाँ, हम कैश और ट्रेड डिस्काउंट को जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उसकी अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये भी बात सही है। रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ सेल, ये भी बात सही है, क्योंकि ज्यादा माल नहीं होगा, वो नहीं बनेगा, स्टॉक नहीं मेंटेन होगा, तो सेल भी जो है रिड्यूस हो जाएगी। तो बेटा यही निकल रहा है, इसका मुझे कोई लिंक नहीं लग रहा, तो यही वाला है। ये मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि मुझे ये क्वेश्चन आते ही नहीं है ना, और जब नहीं आता है तो तुक्का बिठाना है। तुक्का बिठाने के लिए जो अच्छे अच्छे और पॉजिटिव पॉइंट्स लग रहे हैं उनको बाहर निकाल दो, और जो नेगेटिव पॉइंट लग रहा है उसको पकड़ लो, है ना। तो आगे आंसर आपके सामने है, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट, निधि का प्रवाह नहीं है, फ्लो ऑफ फंड इज नॉट। फ्लो ऑफ फंड अगर आपको पता है तो कर लोगे। अल्पकालीन ऋण जुटाना, भाई फ्लो ऑफ फंड, फ्लो ऑफ फंड में पैसा आएगा या जाएगा, तो पैसा आ रहा है, अगर जुटा रहे हो तो ये तो प्रवाह है ना, फ्लो, फंड का फ्लो हो रहा है ना, पैसा आ रहा है, तो ये तो सही है। नगदी के लिए खरीदा गया सामान, अगर हम गुड्स परचेज फॉर कैश कर रहे हैं, गुड्स परचेज, तो पैसा जा रहा है, पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, पैसा अगर जा रहा है तो फ्लो हो रहा है, ये भी बात सही है। शेयरों के रूप में बोनस का भुगतान, अगर बोनस होंगे, पेमेंट ऑफ बोनस इन फॉर्म ऑफ शेयर, तो अगर शेयर जाएंगे, है ना, तो भी हमारी कैपिटल पे जो उसकी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, बात ये भी सही है। बदले में शेयर जारी करना है, कच्चे माल का निर्गम। इशू ऑफ शेयर इन ल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आया, शेयर्स दे दिए, रॉ मटेरियल आया, शेयर्स दे दिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपका फंड का फ्लो कहां हुआ, फंड का फ्लो हुआ क्या, कहीं पर नहीं हुआ, तो ये वाली जो है बात सही निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। प्रवाह के वर्गीकरण में, एक सेकंड, हाँ ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो। वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, चित्र बनाना, अशाब्दिक। वर्टिकल ड्राइंग, सॉरी हॉरिजॉन्टल और नॉन वर्बल। तो वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल ड्राइंग, नॉन वर्बल, ये अशाब्दिक ही जाएगा इसका, ये इसका क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, बट ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। क्षैतिज विश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज, किसके रूप में, गतिशील विश्लेषण, संरचनात्मक विश्लेषण, स्थैतिक विश्लेषण, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम क्या कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। बताइए, horizontal analysis is also known as dynamic, structural, static या none of these। तो horizontal को हम डायनामिक भी कहते हैं, डायनामिक, क्या बोलते हैं इसको हम, डायनामिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नियोजित शुद्ध पूंजी अचल संपत्तियों के बराबर होती है ना। नियोजित शुद्ध पूंजी अचल संपत्तियों के बराबर होती है। एक्सपेंसेस, सॉरी, व्यय अनुपात चिंता की लाभ अर्जन क्षमता को दर्शाता है। अचल संपत्तियों के संबंध में कम बिक्री का मतलब है अचल संपत्तियों का कम उपयोग। क्या कंपनी की अल्पकालिक शोध क्षमता के लिए विश्लेषण कंपनी की नकदी उत्पादन शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स द फिक्स्ड एसेट्स, तो जो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है वो किसके इक्वल होता है, फिक्स्ड एसेट्स के। एक्सपेंसेस रेशियो रिफ्लेक्ट्स द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न ऑफ द बिजनेस की। और लो सेल्स इन रिलेशन टू फिक्स्ड एसेट मींस अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। The analysis for short-term solvency of the company attempts to focus attention on the cash generation power of the
कंपनी। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है, सही नहीं है, सॉरी सही नहीं है। बताइए। तो इसका जो आंसर सही नहीं है वो है ये वाला, क्योंकि ये कभी भी फिक्स एसेट्स के इक्वल नहीं होता, बल्कि जो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो होता है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, यदि लाभ लागत का 1/4 है तो बिक्री में लाभ का क्या हिस्सा होगा? बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और यहां से बनते हैं क्वेश्चन। बताइए क्या होगा यदि इफ प्रॉफिट आर 1/4 ऑफ कॉस्ट का 1/4 है तो जो उसका क्या कहते हैं प्रॉफिट का कितना हो जाएगा, सेल्स का कितना हो जाएगा, सॉरी कॉस्ट का 1/4 है तो सेल्स का कितना हो जाएगा? बताएं। तो ये सेल्स का हो जाएगा 1/5। कितना हो जाएगा ये? 1/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनुपात अधिक लाभप्रदता कम होने पर लागू होता है। हायर द रेशियो लोअर द प्रॉफिटेबिलिटी इज एप्लीकेबल टू। सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, परिचालन अनुपात, निवेश पर लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हायर द रेशियो, जितना ज्यादा रेशियो जितना ज्यादा होगा, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उतनी ज्यादा क्या होगी? इज एप्लीकेबल, लोअर, कम होगी। तो उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग रेशियो, परिचालन अनुपात। क्या बोलते हैं उसको हम? परिचालन अनुपात। क्लियर है ये वाली बात? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? कौन सा गलत है? PV ratio is equal to contribution upon sale. PV ratio is equal to fixed cost plus profit upon sale. PV ratio is equal to sales minus variable cost upon sale. PV ratio is equal to contribution upon change in sale. बताइए PV ratio के संदर्भ में कौन सा जो ऑप्शन है वो आपको गलत नजर आ रहा है? बताइए, क्या आंसर आप देंगे? कोई गलत नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइए। पहला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल माने योगदान बटे बिक्री, दूसरा है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल माने निश्चित लागत प्लस लाभ अपॉन बिक्री, तीसरा है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मतलब बिक्री माइनस परिवर्तन या लागत डिवाइडेड बाय बिक्री, और कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन बिक्री में परिवर्तन। बताइए क्या सही होगा, सॉरी क्या गलत होगा? नन ऑफ दीज। क्या गलत होगा? नन ऑफ दीज। ये सभी रेशियोज बिल्कुल सही हैं। या आप ये भी कह सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहां पर करेक्ट कर लो, मैंने सारे ही सही लिखे थे, और यहां पर आप फिर कर लो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए मेरा मेन मोटिव केवल आपको एमसीक्यू कराना ही नहीं है, बल्कि उनको समझाना भी है और उनके बारे में आपको बताना भी है। क्यों? क्योंकि जो मैं एमसीक्यू करा रहा हूं, देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये 100% एज इट इज आएंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं इसी का उदाहरण दे देता हूं कि सपोज करो यहाँ पर ना कोई एक पूछे कि जैसे यही क्वेश्चन था विच अमंग द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो यहाँ पर क्या था कि एक गलत था, बाकी 3 सही थे। ऐसा भी तो पूछ सकता है कि एक सही हो और बाकी के गलत हो। तो अगर आपने ये वाला पढ़ा, ये वाला पढ़ा, ये वाला पढ़ा, ये नहीं पढ़ा,
और यही उन्होंने दे दिया और 3 गलत दे दिया और आपसे पूछ लिया कि वो सही बताओ कौन सा है, फंस जाओगे तुम तो। एमसीक्यू में वही चीज बोल रहा हूँ, एमसीक्यू जो करते हैं ना हम, ये लगते हैं बड़े एमसीक्यू टाइप के। आपको सोचो कितने बच्चे अप्लाई करते हैं, उनमें से कुछ ही सिलेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं लॉजिकल होते हैं ना ये। तो जब तक हमें हमारी उन पर पूरी तरह से कमांड नहीं होगी ना, हम उस चीज को नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज टॉपिक पर कमांड होना बड़ा जरूरी है, और वही मेरा मोटिव रहता है। तरलता और जोखिम के बीच संबंध क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विडिटी एंड रिस्क इज। प्रत्यक्ष, व्युत्क्रम, कोई संबंध नहीं, इनमें से कोई नहीं। डायरेक्ट, इनवर्स, नो रिलेशनशिप, नन ऑफ दीज। बताइए। तो लिक्विडिटी और रिस्क, जितनी ज्यादा लिक्विडिटी उतना ज्यादा रिस्क, ऐसा कुछ है क्या? जो हमारा लिक्विडिटी और रिस्क है उनके बीच का रिलेशन कैसा होता है बताइए। रिलेशन बिटवीन लिक्विडिटी एंड रिस्क, तो इसका जो आंसर निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा क्या? इनवर्स। क्या निकल करके आएगा? इनवर्स। देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है ना। जैसे मतलब रिस्क, अगर आपकी लिक्विडिटी कम होगी तो आपका जो रिस्क होगा वो ज्यादा हो जाएगा, है ना भाई। जैसे सपोज करो आपने लोन लिया और आपके पास लिक्विडिटी बची नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप उस लोन को रीपे नहीं कर पाओगे। तो समझ गए? तो इसीलिए इनके बीच के रिलेशन जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है? इनवर्स होता है। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी उतना ज्यादा कम रिस्क होगा। क्लियर है? नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। सकल लाभ अनुपात की गणना किसके द्वारा की जाती है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय। अब बताओ इसमें से सही कौन सा है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन ग्रॉस लॉस मल्टीप्लाई बाय 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, नेट प्रॉफिट अपॉन ग्रॉस सेल्स डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, या नन ऑफ दीज? बताइए भाई। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस तो होगा नहीं, ये तो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा है तो ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए। यहां तो ग्रॉस सेल की बात हुई है, जबकि रेशियो हमेशा किस पर निकलते हैं? नेट सेल पर निकलते हैं। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न पर। यह भी गलत हो गया। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट किस पर निकलता है? सेल्स पर निकलता है। तो दो चीजें चाहिए, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट और एक सेल। तो अगर यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल है तो ये वाला सही बन गया अपना। अगर यहां पर ग्रॉस सेल्स होता तो ये गलत हो जाता और नन ऑफ दिस आंसर चला जाता। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट। अच्छा, मुझे ये भी बताया करो कि क्वेश्चंस लग कैसे रहे, आपसे कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, मेरे को फीडबैक दिया करो। फीडबैक नहीं आता है, तुम लोगों को लगता है कि बिल्कुल मतलब खाली क्लासरूम और पढ़ा करके चले गए। समझ रहे हो? और कल तो मैं बड़ा मतलब सरप्राइज था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं बट स्टिल उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। मतलब यार, तुम लोगों के लिए ही तो ये मेहनत की जा रही है। अगर चैनल आप सब्सक्राइब कर दोगे तो बताओ क्या ही चला जाएगा? एक सब्सक्राइब बटन ही तो दबाना होता है, या चैनल को शेयर भी कर दोगे तो क्या चला जाएगा? तुम लोगों का कितना सारा समय ले लेता हूँ, चला जाता है इन सब में। एक चैनल शेयर और सब्सक्राइब भी तो करना होता है ना। और तुम लोगों के लिए तो ये वीडियोस बन रहे हैं, है ना। तो जल्दी से जो भी लोगों ने अभी तक ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, जल्दी से। और शेयर वेयर करा करो यार, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा करे। लगना चाहिए ना कि यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। मोटिवेशन मेरे को भी तो आना चाहिए। सारा मोटिवेशन तुम ही लोग ले जाओगे तो फिर मैं क्या करूंगा, है ना। नीचे दिए गए विवरणों पर विचार करें। बिक्री दी हुई है, परिवर्तनीय लागत दी हुई है, निश्चित लागत दी हुई है, ऑपरेटिंग लेवरेज हमें निकालना है। निकल जाएगा ऑपरेटिंग लेवरेज, क्या दिक्कत है? बताओ कितना आ जाएगा? मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, चलो निकाल के दो फटाफट से। चलिए बताइए। सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है?
तो पहले तो ये देख लो कि ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता क्या है। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट। सेल्स हमें दी हुई है ऑलरेडी से, है ना, कितनी है 60,000। वेरिएबल कॉस्ट 25,000। प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। प्रॉफिट कैसे निकले जी? प्रॉफिट का भी फॉर्मूला होगा, सेल्स में से फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो। भैया आपका जो रेवेन्यू है उसमें से कॉस्ट माइनस कर दो तो 30 और 5,000 आ जाएगा। 5,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये 5,000 कैसे है मैं बता देता हूं। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। सेल्स कितनी है 60,000 की, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 55,000 की हो गई, तो प्रॉफिट कितना आ गया 5,000 आ गया। तो इसको जब आप करोगे 25 और 5 30 तो 35,000 ये आ गया। 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो 7 आ गया। तो फाइनेंशियल लेवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज जो आ जाएगा वो 7 टाइम्स आ जाएगा। ये आ गया 7। बताइए और कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट ईयर आपके सामने घटता हुआ धारा अनुपात इंगित करता है अ डिक्रीजिंग करंट रेशियो। चालू अनुपात, धारा नहीं चालू। घटता हुआ चालू अनुपात इंगित करता है स्टेबल लिक्विडिटी, इंक्रीजिंग लिक्विडिटी, स्ट्रेन्ड लिक्विडिटी, सेटिस्फैक्टरी करंट सोल्वेंसी। एक स्थिर तरलता, बढ़ती तरलता, एक तनावपूर्ण तरलता, संतोषजनक वर्तमान शोध क्षमता। घटता हुआ चालू अनुपात, बताइए घटता हुआ करंट रेशियो। जैसे करंट, अच्छा एक बात बताओ, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी करंट एसेट 6 है ना, अगर मेरी करंट एसेट कितनी है 6 है और ये लायबिलिटी 2 है तो मेरा करंट रेशियो कितना आएगा 3। चेंज करो 6/3 कर दो, कितना आएगा 2। चेंज कर दो 6/5 कर दो, कितना आएगा 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 1.2। चेंज कर दो 6/6, कितना आएगा 1। तो आपका जो करंट रेशियो हो रहा है वो क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, आपका जो करंट रेशियो डिक्रीज हो रहा है वो क्या बता रहा है? क्या बता रहा है वो कि आपकी जो करंट लायबिलिटी है वो क्या होती चली जा रही है? कम होती चली जा रही है। अगर आपकी करंट लायबिलिटी क्या होती चली जा रही है? आपकी बढ़ती चली जा रही है। मैं गलत बोल गया, करंट लायबिलिटी क्या हो रही है? आपकी बढ़ती चली जा रही है। अगर आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ती चली जा रही है तो कहीं ना कहीं आपकी जो लिक्विडिटी है वो कैसी कंडीशन में आ गई? तनाव वाली कंडीशन में आ गई। कैसी वाली कंडीशन में आ गई? तनाव वाली, जहां पर आपकी जो करंट लायबिलिटी है वो कम ही नहीं हो रही है, वो बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस आ जाएगा, और जब स्ट्रेस वाली बात होती है तो आपका स्ट्रेंट लिक्विडिटी आ जाता है। क्लियर है ये वाली बात? नेक्स्ट, होपफुली ये चीजें समझ में आ रही हैं। पूंजी संरचना और उत्तोलन निर्णय किसके दायरे में आते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज डिसीजंस कम इन द एम्बिट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज डिसीजन। लेवरेज वाला जो चैप्टर है, लेवरेज को क्या बोलते हैं हम? कैपिटल डिसीजन बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इक्विटी एंड डेब्ट। इक्विटी एंड डेब्ट किस में जाता है? इन्वेस्टमेंट में, डिस्ट्रीब्यूशन में, डिविडेंड में, फाइनेंसिंग में? फाइनेंसिंग में। कोई बहुत बड़ी वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षता अनुपात के अंतर्गत आता है? दक्षता अनुपात। दक्षता अनुपात माने एफिशिएंसी रेशियो। अभी एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है साहब? औसत संग्रह अवधि, माल राजस्व अनुपात, अचल संपत्ति कारोबार अनुपात या देय अवधि। एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो या एवरेज पेबल पीरियड। बताइए, यहां पर फंस सकते हो। यहां पर मैंने गेम कर दिया, गेम। मैं बीच बीच में ना गेम खेल जाता हूं। एफिशिएंसी रेशियो, ये सारे के सारे जो पार्ट हैं ना, ये सारे के सारे आपके एफिशिएंसी रेशियो के हैं। किसके हैं? एफिशिएंसी रेशियो के। क्लियर है? नेक्स्ट, शेयर जारी करने पर
छूट में निम्नलिखित शामिल है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज इंक्लूडेड इन, किस में शामिल होता है ये? चालू अनुपात कहलाता है? नहीं भाई, वो तो करंट रेशियो अपन करंट लायबिलिटी होता है। समतांश पूंजी कहलाता है? नहीं जी। डिस्काउंट जो इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो तो डिस्काउंट पर इशू ही नहीं होते। गलत। फिक्स्ड एसेट्स शेयर्स और डिस्काउंट फिक्स्ड एसेट्स, नो। एक ही बचा भाई फिर तो, आभासी संपत्ति। जी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, बहुत प्यार से क्वेश्चन को करोगे ना, देखो प्यार से ना सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। क्वेश्चन को प्यार से डील करो, हो जाएगा। स्ट्रेस में करोगे क्वेश्चन भी स्ट्रेस में आ जाएगा, आता भी होगा तो भी गलत हो जाएगा। रिलैक्स, जो आता है उस पर कॉन्स्टेंट रहो, उस पर फोकस रखो, वो गलत नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बाकी नया सीखते रहो। आगे आते हैं। यदि औसत वसूली विधि 15 दिन है और औसत पुस्तक प्राप्तियां 45,000 रुपए है तो कुल वार्षिक क्रेडिट बिक्री क्या होगी? If the average recovery period is 15 days and the average book receipts are rupees 45,000, then what will be the total annual credit sale? बताइए क्या होगा, क्या होगा? कितना है बुक रिसीप्ट, कितनी है? 45,000 है। कितने दिन का पीरियड है? 15 दिन का पीरियड है। ठीक है, कितने दिन का पीरियड है? 15 दिन का। और एवरेज पीरियड हम कितना लेते हैं? एवरेज पीरियड हम कितना लेते हैं इसमें? फॉर्मूला याद है क्या किसी को एवरेज रिकवरी पीरियड का? तो सबसे पहले वही लिख देता हूं, एक काम करता हूं, एवरेज रिकवरी पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है ना? तो एवरेज बुक रिसीवेबल डिवाइडेड बाय टोटल एनुअल क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल ही लिख देता हूं मैं खाली, है ना? इतना बड़ा क्यों याद रखना, मल्टीप्लाई 360। ठीक, तो बुक रिसीवेबल कितने हैं आपके? बुक रिसीवेबल है 45,000। क्रेडिट सेल का एवरेज रिकवरी पीरियड कितना आ रहा है? 15। ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 360। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं कर लेता हूं, 1 मिनट दो जरा। तो ये आ जाएगा आपका 15 या 45, 30,000 और 30,000 3 सिंह 18, 3 9 और 1 10,80,000। ये लो HCSC हो गया। नेक्स्ट, तरलता का सबसे गंभीर परीक्षण क्या है? द मोस्ट रिग्रेरियस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, मोस्ट रिग्रेरियस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज एब्सोल्यूट रेशियो। कौन सा रेशियो? एब्सोल्यूट रेशियो, निरपेक्ष अनुपात। क्लियर? नेक्स्ट, बहुत आसान था। सुरक्षा मार्जिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सुधार करेगा? निश्चित लागत में कमी के माध्यम से जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है उसको कम करके एक बेहतर लाभदायक उत्पाद मिश्रण को अपनाकर। बताइए, विद रेफरेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्या इंप्रूव करेगा? बताइए, लोअरिंग बीईपी थ्रू रिडक्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अगर फिक्स्ड कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया जाएगा तो आपका जो बीईपी है वो भी क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। बात तो सही है भाई ये वाली। बाय अडॉप्टिंग अ बेटर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, तो भी हमारा बीईपी क्या हो जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो इंप्रूव हो जाएगा। बात ये भी सही है। तो बात तो कुल मिला करके दोनों सही करता है, और जहां पर दोनों बात सही करता है वो क्वेश्चन बड़े प्यारे लगते हैं। 2 क्वेश्चन सबसे अच्छे लगते हैं, बोथ ऑफ देम, ऑल ऑफ द अबव। यहीं पर कंफ्यूजन कर देते हैं ये लोग। बिक्री मूल्य में वृद्धि पर ब्रेक इवन पॉइंट को प्रभावित नहीं करता है। लोअर ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ता है, शुद्ध लाभ कम करता है। बताइए, और इंक्रीज इन सेल्स प्राइस, अगर सेल्स प्राइस बढ़ जाएगा, सेल्स प्राइस बढ़ जाएगा तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सेल्स प्राइस बढ़ने से। नेक्स्ट,
ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित आंकड़ों से इकाइयों में बीईपी की गणना करो। ब्रेक इवन पॉइंट की गणना करनी है, और अगर ब्रेक इवन पॉइंट की गणना करनी है तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर आपके पास इसका फॉर्मूला है तो आप फटाफट से कर दीजिए। क्या क्या आपको दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है, परिवर्तनीय लागत दी हुई है, निश्चित लागत दी हुई है, उत्पादित इकाई भी दी हुई है, सारी चीजें आपके सामने हैं। फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फॉर्मूला होता है बीईपी का फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है साहब? 14,000। कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप उससे निकाल लोगे। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट जब हम करेंगे, 15 में से 8 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 14,000। 5 और 8 7 15 7, तो ये 2000 आ गया। अगर 2000 आंसर में है तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन पक्का। नेक्स्ट, नगदी प्रवाह प्रबंधन में शामिल नहीं है। कैश फ्लो मैनेजमेंट डज नॉट इन्वॉल्व लॉक बॉक्स सिस्टम, विपणन योग्य प्रतिभूतियां, फ्लॉट बजाना, एकाग्रता बैंक खाता। लॉक बॉक्स सिस्टम, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्लेइंग द फ्लॉट। तुम्हें इन तीनों में से अगर ओड वन छाड़ना हो, ये छोड़ दो कैश फ्लो मैनेजमेंट। अगर इनमें से ओड वन छाड़ना हो तो तुम्हें ये कुछ अलग सा नहीं दिख रहा, यूनिक सा, डिफरेंट सा, मार्केटेबल सिक्योरिटी, है ना? तो यही आंसर है। ऐसी मार दिया करो कभी कभी तुक्के, जब नहीं समझ में आया करे। बाकी आता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, नगद समतुल्य का अर्थ, कैश इक्विवेलेंट मींस नगद बैंक। बताइए, कैश इक्विवेलेंट लोगों को यही पता है। कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश बैंक, कैश बैंक, कैश बैंक, कैश बैंक नहीं, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसको आप तुरंत किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, कैश में। ठीक, नेक्स्ट, ये वाला बहुत बढ़िया। लागत के निम्नलिखित सभी वर्ग आमतौर पर लागत को छोड़कर इन्वेंट्री निर्णय लेने में शामिल होते हैं। All the following classes of costs are usually involved in making the inventory decision are except कौन सी cost of ordering, carrying cost, machining cost, none of these। देखो, ऑर्डर कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग तो है, कैरिंग कॉस्ट भी है, मशीन लागत नहीं है, यही नहीं है, यही नहीं है, यही नहीं है, यही बदमाश है। बफर स्टॉक, स्टॉक का स्तर है। बफर स्टॉक इज द लेवल ऑफ स्टॉक, वास्तविक स्टॉक का नहीं। न्यूनतम स्टॉक स्तर जिसके नीचे वास्तविक स्टॉक नहीं करना चाहिए। बफर स्टॉक की भाई हम मेंटेन, इतना स्टॉक अपना होना चाहिए। बफर स्टॉक जिस इससे नीचे नहीं जाएगा। बफर का मतलब होता है इससे नीचे नहीं जाएगा। बफर का मतलब ये नहीं कि भरा पड़ा है, इससे नीचे नहीं जाएगा, इतना स्टॉक हम मेंटेन करके रखते हैं, ये बफर है। जिस पर आदेश देने की प्रक्रिया नहीं पड़ने, नारे नारे, यस, क्लियर। बफर का मतलब समझ आ गया। बफर आर्थिक आदेश मात्रा की मान्यताओं का चयन करें। सेलेक्ट द अजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बताइए, बड़े आकार में ऑर्डर करने के लिए कोई थोक खरीद छूट नहीं है। सामग्री की प्रत्येक वस्तु के लिए खरीदे गए सभी की लागत समान इकाई मूल्य है। इकोनॉमिक ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। ऑर्डर लीड समय स्थिर और ज्ञात है। द ऑर्डर लीड टाइम इज कांस्टेंट एंड नॉन, तभी हम ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात, एग्री। इन्वेंट्री आइटम के लिए वार्षिक मांग और खपत पूरे वर्ष स्थिर रहती है। एनुअल डिमांड एंड कंजम्पशन ऑफ द इन्वेंट्री आइटम इज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो जब सभी सही है तो सर ऑल ऑफ दीज कर दो। किससे का? तो मैंने तो अभी पहले ही कहा था, ऑल ऑफ दीज वाले क्वेश्चन बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन यही गड़बड़ कर जाते हैं। नेक्स्ट, मूल्य श्रृंखला विश्लेषण में किसी उत्पाद का उत्पादन करने के लिए संसाधनों के समन्वय, ठीक है, उनकी क्वेरिंग और
संयोजन को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? इन वैल्यू चेन एनालिसिस, कोऑर्डिनेशन, एक्वायरिंग एंड असेंबलिंग। एक्वायरिंग है ये, एक्वायरिंग एंड असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड एज। संसाधन, मूल्य अधिकरण, उत्पादन या मूल्य परिचय। बताइए। चेन एनालिसिस, कोऑर्डिनेशन, एक्वायरिंग एंड असेंबल ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। कितना सीधा साधा सा क्वेश्चन था ना ये वाला। नेक्स्ट, तो बस इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। तुम लोग लाइक नहीं करते यार, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं लाइक करते। लाइक करो, पता तो चलेगा कि वीडियो कैसा बना है। कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चंस कैसे हैं। ये क्वेश्चंस ना बिल्कुल यूनिक है, मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस हैं ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब यूट्यूब पे जनरली आप जब देखोगे ना, जब क्वेश्चंस करते हैं तो अगर मतलब 30, 40, 25 क्वेश्चंस हैं, उनमें से ना 4 या 5 ही क्वेश्चंस, तो 2 या 3 ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मतलब इस तरह का लेवल होता है। बाकी तो बहुत नॉर्मल होता है जो आपसे आसानी से हो जाए। और वही क्वेश्चंस ना जब तुम करते हो, हाँ भाई हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए, बढ़िया मजा आ गया। अब जब क्वेश्चन पेपर में आता है ना कि ओ भाई गजब हो गया, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, फिर हमें लगता है कि फिर हम लोगों को लगता है ना कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ऐसा नहीं होता, वो क्वेश्चन का लेवल होता है ना। जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि 20 से 25 क्वेश्चन जो होते हैं ना, 15 से 25, 20-25 ऐसे क्वेश्चन, वो ऐसे होते हैं जो बहुत रेयर टू रेयरेस्ट लोगों को, मतलब बच्चों को उनके बारे में पता होती है, तभी तो रिजल्ट निकल करके आएगा, वरना सारे पास हो जाएंगे। बाकी का क्वेश्चन तो सभी के लिए इक्वली होता है। तो हो सकता है ये आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहे हो कि सर ये अलग ही लेवल है, बट ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, बने हैं ऐसे क्वेश्चंस, बनते क्या बने हैं, पूछे गए हैं, तभी तो यहाँ पर है आपके सामने। ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी से, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भाई हो नहीं रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। हो नहीं रहे तो करो, ये करने का मतलब ही क्या है, करो इन्हें बैठ के, तभी तो पेपर क्वालिफाई होगा। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई पेपर निकालना है और इजी इजी पढ़ करके चले जाते हैं, तो यहाँ पे ना रापे हमारी क्लास नहीं है, समझ रहे हो। तो बच्चों को लगता है कि कई बार मतलब बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकते, ये क्वेश्चन सब बने हुए हैं, है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन ही करने जरूरी है। मैं तो हर वीडियो में इस चीज को बोल रहा हूँ कि भाई जो सिंपलेस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने पीछे करा रखे हैं। जाओ, लिस्ट पड़ी हुई है, उसमें 30 MCQs वीडियोस पड़े हुए हैं, भर के क्वेश्चन है उसमें, है ना। बाकी टेलीग्राम लिंक पर जाओ, स्क्रॉल मारो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, भरे पड़े क्वेश्चंस MCQ, तुम मेरे को बोलो, है ना। बट ये वाले क्वेश्चंस A1 है, ये वाले क्वेश्चंस जरूर करके जाना, वो भी करना, इन्हें भी करना। अगर आपने जितने क्वेश्चंस मैंने अब तक कराए हैं, पीछे वाले और ये वाले, अगर आपने इन्हें कर लिया तो मैं नहीं मानता कि आपका रिजल्ट कहीं रुक सकता है। मतलब पर्सनली मैं इस चीज को मानता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस तो है मेरे को अपने ऊपर। संयंत्र प्रसंस्करण में सामग्री, प्रकार और अंगों के उपयोग के बारे में निर्णय किसका एक हिस्सा है? डिसीजन regarding uses of material kind and changes in plant processing are a part of cost management का। सीधी सी बात है, जहां मटेरियल आ जाता है वहां कॉस्ट आ जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हिस्सा है वो फ्यूचर मैनेजमेंट का। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रबंधन लेखांकन में एक जोर और ध्यान दिया जाना, जोर इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एम्फेसाइज एंड फोकस मस्ट बी। प्रबंधन लेखांकन में एक और ध्यान दिया जाना चाहिए। किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए भाई? मैंने भी बताया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग किससे रिलेटेड होती है? फ्यूचर ओरिएंटेड से, शॉर्ट टर्म। कैसी? शॉर्ट टर्म, नॉट लॉन्ग टर्म, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट, कंपनी की, अब देखो जैसे मैंने भी ये 2 लाइन बोली, अब जिसने ना टैप 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 करके सुन रहे होंगे उसने ये मिस कर दिया होगा। क्वेश्चन बन गया, बताओ भाई कौन से पीरियड से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है पीछे, तो पता ही नहीं है। फ्यूचर मैनेजमेंट है, फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचेगा, उसने लगा दिया फ्यूचर, हो गया गलत। रिलैक्स होकर के पढ़ो, एटलीस्ट टाइम तो दो। देखो पढ़ाई और प्रार्थना दोनों सेम राशि के शब्द है, पढ़ाई भी और प्रार्थना भी, दोनों को समय दे करके करनी चाहिए। और आजकल है ना लोग इन्हीं को फास्टेस्ट वे में करते हैं, निमट जाए,
निपटाओगे तो बेटा तुम ही निपट लोगे, है ना। चलो आ जाओ आगे। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टों की अखंडता की जांच करने के लिए वित्तीय रिकॉर्ड का विश्लेषण और समीक्षा करने की प्रक्रिया क्या है? प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड रिव्यूइंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू चेक इंटेग्रिटी ऑफ कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट इज आंतरिक लेखा परीक्षा, बाहरी लेखा परीक्षा, कार्यात्मक लेखा परीक्षा या राजकोष लेखा परीक्षा। ओ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड रिव्यू। अच्छा, एनालाइज कौन करेगा? इंटरनल मैनेजमेंट। रिव्यू कौन करेगा? इंटरनल मैनेजमेंट। इंटीग्रिटी कौन चेक करेगा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की? इंटरनल मैनेजमेंट। तो इंटरनल ऑडिट हो गया। अब मुझे ये बताओ, इंटरनल ऑडिट करता कौन है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर? तो इंटरनल ऑडिटर करता है। इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं। उसको रिमूव कौन कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं। क्लियर है? चलो आ जाओ आगे। नेक्स्ट, प्रबंधन गणना किसके लिए एक संरचना है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ स्ट्रक्चर फॉर लागत लेखा, वित्तीय लेखा, निर्णय लेखा या बजट? कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग या बजटिंग? बताइए। प्रबंधन गणना किसके लिए एक संरचना है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ स्ट्रक्चर फॉर, क्या करते हो? मैनेजमेंट का काम क्या है? कॉस्ट को वेरीफाई करना? नहीं। फाइनेंस को मैनेज करना? नहीं। डिसीजन लेना, उसका सबसे मेन काम क्या है? डिसीजन लेना, निर्णय लेना। ठीक है। नेक्स्ट, प्रबंधन लेखांकन की अवधारणा किसने गढ़ी? हु कॉइन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? बड़ा प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेम्स एच बिलिस, आर एन कॉटर, फिलिप कॉटलर, एफ डब्ल्यू टेलर? एफ डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स दिए थे और साइंटिफिक टेक्निक्स और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क के फादर के रूप में एफ डब्ल्यू टेलर को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने फंक्शनल फॉर्मेनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था, इसीलिए इन्हें जाना जाता है। बच्चे कई बार हेनरी फोर लगा देते हैं, तो वहां पर गड़बड़ मत कर देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जेम्स एच ब्लिस जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, लेखांकन की वह शाखा जो मुख्य रूप से आंतरिक उपयोग के लिए लेखांकन डेटा को संसाधित करने और प्रस्तुत करने से संबंधित है। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच प्राइमरली डील्स विद प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग डाटा फॉर इंटरनल यूज इन अ कंसर्न इज? प्रबंधन लेखांकन, वित्तीय लेखा, लागत लेखा, मुद्रास्फीति खाता? ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो प्रिलिमिनरी डील करती है किससे? प्रोसेस से, प्रेजेंटिंग से अकाउंटिंग डाटा के इंटरनल यूज के लिए। मैनेजमेंट ही है, इंटरनल तो मैनेजमेंट जाएगा। नेक्स्ट, निर्णय लेने के लिए कौन सी लागत अधिक उपयोगी है? विच कॉस्ट इज मोर यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग? सीमांत लागत, निश्चित लागत, कुल लागत, अवसर लागत? मार्जिनल कॉस्ट। निर्णय लेने के लिए मार्जिनल कॉस्ट कि आप एक यूनिट पर कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट, मानक लागत ले किसके लिए एक यार्ड स्टिक है? इंपॉर्टेंट है ये। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ यार्ड स्टिक फॉर। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था स्टार्टिंग में कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी संस्थाएं हैं, उसका एक चार्ट बना लेना और वो लिख लेना। ये आपने कर लिया होगा, नहीं करा तो कर लेना, क्वेश्चन बनता है यहां से। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ यार्ड स्टिक फॉर दक्षता मापन, कीमतों को नियंत्रित करना, व्यवसाय के नुकसान को कम करना, व्यवसायिक गतिविधियों की योजना बनाना। बताइए। तो यार्ड स्टिक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ यार्ड स्टिक फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी, दक्षता के मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीमांत लागत लागत की एक स्वतंत्र प्रणाली नहीं है। बिल्कुल है। सीमांत लागत में लागत के सभी तत्वों को निश्चित और परिवर्तनीय घटकों में विभाजित कर दिया जाता है। सीमांत लागत को कहां किया जाता है? सीमांत लागत को तो नहीं किया जाता भाई। मार्जिनल कॉस्टिंग को क्या हम फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट्स में डालते हैं? ना, गलत। यही वाला सही हो गया, बाकी भी देख लेते हैं। एक मिनट रुको। एक सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू?
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? सही की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग. In marginal costing, all elements of cost are divided into fixed and variable costs. In marginal costing, fixed costs are treated as product cost. ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत है, कंफर्म है. और not an independent system, ये भी क्या है? गलत है. मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट अ टेक्निक. हाँ सही है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है. इनमें से कौन सी? ये तीनों गलत है, यही सही है. मार्जिनल कॉस्ट आर एलिमेंट कॉस्टिंग, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल. ये बात बिल्कुल सही है, एग्री विद दिस. क्लियर? नेक्स्ट. देखो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन ऐसे फंस जाता है, तो आप उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हैं वो देख लो. जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग, ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है. तो गलत गलत निकाल दिया, सही आ गया, है ना? तो ऐसे भी आ जाता है. एलिमिनेशन, एमसीक्यू को ज्यादातर एलिमिनेशन मेथड से क्या करो. जब भी मेरे को तो नहीं समझ में आता, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली तो सही आता है. निर्णय लेते समय परिवर्तनीय लागत अवशोषण लागत की तुलना में अधिक उपयुक्त है. वेरिएबल कॉस्टिंग इज मोर एप्रोप्रिएट देन अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग. बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से कौन सा सही होगा? अल्पावधि में क्षमता सीमा के भीतर उत्पादन योजना से संबंधित है. योगदान मार्जिन के विश्लेषण शामिल नहीं है. इसमें निश्चित लागत को कम करना शामिल है जो ऊपरी प्रबंधन द्वारा नियंत्रित है, और बिक्री मिश्रण के आधार पर लाभप्रदता का विश्लेषण शामिल नहीं है. Variable costing is more appropriate than absorption costing when the decisions relates to production planning with the capacity limit of the short term, does not involve analysis of contribution margin, involves reducing fixed costs that are controllable by the upper management, does not involve analysis of profitability. इसको हटाओ. does not involve analysis of, इसको हटाओ. involves reducing fixed costs that are controllable by the upper management. ये है relates to प्रोडक्शन प्लानिंग को उसकी कैपेसिटी, जो हमारी शॉर्ट टर्म के लिमिट है उसकी कैपेसिटी के बेस पर करना. यही तो हमारा क्या वेरिएबल कॉस्टिंग इज मोर अप्रोप्रिएट है. क्लियर है? तो ये वाला जो हो जाएगा ना वो सही आंसर चला जाएगा. तो इस तरह से आज हमने जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस को किया है. होपफुली ये सभी क्वेश्चंस जो है आपको वो अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे. कोशिश मैंने यही की कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको जो है मैं डिटेल्ड और एक्सप्लेन कर पाऊं, ताकि आपको उन्हें समझने में क्या हो, आसानी रहे. एंड आई रियली होप कि वो आपको समझ में भी आए. तो अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो आप हिट जो बटन है लाइक का उस पर हिट करके जाइए. क्वेश्चंस कैसे लगे अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके. बाकी कल क्वेश्चंस हम करेंगे. और ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो वीडियोस कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं, लेकिन आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मत देखिए, आप बिल्कुल देखिए, लेकिन उसके बदले यार एक चीज जो सब्सक्राइबर की हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एटलीस्ट उसको तो आप पूरा कर ही सकते हैं. सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा. तो सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए. सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ. सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाओगे यार? खुद एक मतलब एक ये चीज नहीं कर सकते तुम लोग. तो सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ. शेयर कर दो फटाफट से वीडियो को सभी जगह, ताकि कल और ज्यादा, जितना ज्यादा मोटिवेशन आएगा क्वेश्चंस का लेवल उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. ये ध्यान रखना, ठीक है? बाकी 100% अभी भी जा रहा हो सकता है तो 200-300 टाइम्स चला जाए. क्लियर है? तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आ जाने चाहिए. आप देख लो, मुझे रिजल्ट मिल जाना चाहिए जो मैंने कहा है. बाकी अपना ख्याल रखो, खुश रहो, पढ़ते रहो. कहीं पर कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक है. यू कैन कनेक्ट मी थ्रू दिस लिंक. राइट? ख्याल रखिए, मस्त रहिए. जय हिंद.